हेलो एंड वेलकम टू तरुण आईएएस। तो आज हम फिर आपके सामने एक बर्निंग इशू लेके आए हैं जो अभी हाल ही में आपको चर्चा में देखने को मिला। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच में भी एक दोनों में टसल चल रही थी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि उस पर क्या है क्या नहीं। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि क्या है ये क्या नहीं। तो अगर आप देखें तो अभी क्या चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि यानी कि ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसके पास मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब कोई मतलब एक स्पेशल अथॉरिटी है, स्पेशल पावर की जिसकी वजह से उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत डील ना करा जाए। मतलब कोल इंडिया लिमिटेड के पास एज सच कोई भी मतलब हमारे पास एज सच कोई तथ्य नहीं है जिसकी वजह से हम उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत डील ना करें। अब ये मामला क्यों हुआ, एज सच ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा कहा, एज सच क्या चीजें इसमें देखने को मिली जिसकी वजह से आपको ये ऐसा देखने को मिला। ठीक, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, मतलब ये बैकग्राउंड में चीजें क्यों आई और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा क्यों नहीं कहा, तभी हमको ये चीज समझ में आएगी। तो साल 2017 में कमीशन ऑफ इंडिया मतलब अगर आप देखें और ये जो कोल इंडिया लिमिटेड थे उन दोनों के बीच में टसल होती है। टसल क्या, कुछ नहीं, उस पर एक एलिगेशन लगता है कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर। ठीक, अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया लिमिट जो आपकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये एक एलिगेशन मतलब लगता है कि इस पर कोल इंडिया लिमिटेड पे, कोल इंडिया लिमिटेड पे ये एलिगेशन लगता है क्या कि ये जो है ये कम पैसों में, मतलब मैं आपको एक शॉर्ट उसमें ही बता देता हूँ कि इसका पूरा कंटेक्स्ट क्या था, कि ये कम पैसों में मतलब ऐसा समझ लीजिए, कम पैसों में भी नहीं, कि कोई एक 10 रुपए की टॉफी है और ये उसको 30 में बेच रहा है कोई शॉपकीपर। सेम विद दैट ये इंफीरियर क्वालिटी का कॉल, इंफीरियर क्वालिटी का कॉल मैक्सिमम अमाउंट पे बेच रहे थे, मैक्सिमम अमाउंट पे। ये ऐसा इन पे एलिगेशन लगा। ठीक, एक सिंपल आई थिंक 509 करोड़ रुपए के आसपास का था। ठीक, ये इनके ऊपर एलिगेशन लगा और प्लस इनके एग्रीमेंट में कुछ ऐसा फ्लोज थे जो कि मतलब सही नहीं थे, वो सही नहीं थे, मतलब वो इनकी मोनोपोली दिखा रहे थे मार्केट में। मतलब जो इनके एग्रीमेंट होते थे जस्ट लाइक किसी कंपनी के साथ, या इन्होंने किसी कंपनी को ऐसा कुछ दिया है, तो वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो चीजें गलत हो रही थी। तो ये एलिगेशन इन पर लगा था कि इंफीरियर क्वालिटी का कॉल बहुत ही ज्यादा पैसों में दे रहे हैं, प्लस इनके जो फ्लॉज थे, जो एग्रीमेंट में जो फ्लॉज थे वो काफी मतलब ऐसे नहीं थे कि वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सही थी देखने को मिले, वो काफी गलत देखने को मिला था। तो ये इनके ऊपर एक एलिगेशन लगा 2017 में। ठीक, अब जब 2017 में इनके ऊपर एलिगेशन लगा तो अब इसमें क्या हुआ, जो पीएसयू जो थी, जो ये कोल इंडिया लिमिटेड है, उसने क्या अपना तर्क दिया। तो अगर मैं इसके तर्क की बात करूं तो वो अपना तर्क देती है कि एज वी आर अंडर नेशनलाइजेशन एक्ट 1973, कि हमको एक स्टेटस मिला हुआ है नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 के अंदर कि हम एक एसेंशियल जो प्रोडक्ट है, जो कोल है, हम उसकी डिलीवरी करते हैं। ठीक, मतलब जो 1973 के अंदर हमको एक स्पेशल स्टेटस दे के चला गया है। ठीक, मतलब उसने हमको एक स्पेशल स्टेटस दिया है, तो जिसके बेसिस पे अब क्या होता है कि हमारी जो ये पीआईएल ने मतलब जो पीएसयूज ने बोला, मतलब जो ये क्या नाम है आपकी, क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने बोला, मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो इसने बोला कि हम एक तो नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 के अंदर में काउंट ऑफ होते हैं, प्लस हमको कुछ क्या करना होता है, हमको मार्केट ये एक इसेंशियल प्रोडक्ट बन जाता है, तो इसको काफ़ी अच्छे से चलाने के लिए कुछ ये चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। एक फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल जाता है, डिफरेंशियल प्राइसिंग देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभार हम ये जो मतलब कोल वगैरह वाली चीज़ें हैं ये हम प्राइवेट कंपनीज को भी दे देते हैं इन द सेंस। ठीक, अब प्राइवेट कंपनीज वगैरह को दे देते हैं तो कुछ मतलब डिफरेंशियल देखने को मिल जाता है, क्योंकि एज वी आर अंडर नेशनलाइजेशन एक्ट, तो हमको ये जो इसेंशियल जो क्वांटिटी है, जो ये इसेंशियल चीज़ है कोल, तो उसको मेंटेन रखने के लिए या उस चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए तो हमको क्या करना पड़ता है कि जिस टाइम पे हम इनको प्राइवेट कंपनीज को कुछ एलोकेशन करते हैं तो उस टाइम पे आपको डिफरेंशियल इन प्राइसिंग देखने को मिल जाती है। ये पीएसयू का इसका एक मतलब मैं आपको जो इसका बताऊं, जो इसने पूरा सार दिया था तो वो ना मैंने आपको बताया, ये जो कोल इंडिया लिमिटेड ने। अब इसी के संदर्भ में मतलब ये बात समझ नहीं आई लोगों को कि ठीक है कि आप नेशनलाइजेशन के अंदर आते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप कंज्यूमर
को मतलब प्राइसिंग में आप उसको डील नहीं, मतलब आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत नहीं आएंगे। अब आप ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी मोनोपोली भी बना लेंगे, ठीक। तो ये कुछ हद तक जो थी बात वो पची नहीं, तो अब बात पची नहीं तो इस पे फिर आपको कंपटीशन मतलब ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका एक मतलब इसने अपना स्टेटमेंट जारी करा बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो इसका स्टेटमेंट आपको जारी होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो इसने क्या स्टेटमेंट जारी करा, इसने ये बोला कि अगर तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का यहाँ पे ये रेस्पॉन्स निकल के आया, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आपने नेशनलाइजेशन वाला हमको ये दिया है, तो इन्होंने एक चीज बोली, एक बात बताइए आप, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रेस्पॉन्स था उन्होंने उसमें एक बात रखी, अपना तथ्य रखा कि सबसे पहली बात अगर हम देखा जाए तो ये जो राघवन कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी 2020 में, ठीक, राघवन कमेटी ने भी एक चीज स्टेट करा था कि जो स्टेट मोनोपोलीज हैं वर नॉट बेनिफिशियल फॉर द नेशन, शुड नॉट ऑपरेट इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। मतलब जो कुछ स्टेट की मोनोपोलीज वगैरह, मतलब इन द सेंस ऐसा समझ लो कि जो राघवन कमेटी की रिपोर्ट थी उसने ये बोला कि 2020 में सबसे पहली बात की जो मोनोपोली है वो सही नहीं है हमारे नेशन के लिए। चलिए ठीक है, ये तो कमेटी की रिपोर्ट थी, लेकिन वन मोर थिंग यहाँ पे ये थी कि अगर आप ये जो नेशनलाइजेशन वाला एक्ट है ये 2017 में शेड्यूल 9 से ऑलरेडी निकल गया है, शेड्यूल 9 से ऑलरेडी ये निकल चुका है। अब पहले क्या आता था शेड्यूल 9 में, क्या मतलब शेड्यूल 9 में हम क्या करते थे कि अगर कोई भी लॉ शेड्यूल 9 के अंदर में है तो उसको ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल जाती थी एक तरीके से, उसको आप जुडिशियल रिव्यू वगैरह ये सब नहीं कर सकते थे। और वो ऑलरेडी आपको पता होगा कि आईआर कोहिलो केस 2007 में हुआ था, तो उसने भी बोल दिया था कि अब अगर कोई भी केस इसमें आता है, आई थिंक 21 मार्च 1973 के बाद का कोई भी केस अगर इसके अंदर डाल दिया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो सेम अब इफ ये ऑलरेडी नेशनलाइजेशन एक्ट आपका शेड्यूल 9 से बाहर है, तो आप इस बेसिस पे हमको क्या आधार पे हमको ये बता सकते हैं कि हम आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत डील ना करें? दिस इज नॉट द गुड थिंग, ठीक। ये लोगों के सामने आई, ऑब्वियसली बात है। और आपको ऑब्वियसली पता है कि इसका 2010 में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट भी होने लगा था, कोल इंडिया लिमिटेड का 67% समथिंग गवर्नमेंट के पास स्टेक रह गया था इसका। तो आप तब भी इसको इसी के अंदर में डील करके आप हमको ये तथ्य दे रहे हैं ऐसा, ये दिस रीजन इज नॉट वैलिड डायरेक्टली। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी ऑब्जर्वेशन में देखा था। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका सीसीआई का रेस्पॉन्स था, पीएसयू जिस टाइम पे आपको पीएसयू ने मतलब आपको देखने को मिला, मतलब पीएसयू ने जो अपना एग्रीमेंट रखा उसके अगेंस्ट में ये आपको उसका एग्रीमेंट देखने को मिला। अब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आती है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोला यार ये जो आप रीजन दे रहे हैं दिस इज नॉट वैलिड। हमने अभी तक भी कहीं पे भी ये नहीं पाया है कि आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत डील ना करा जाए पूरे होलिस्टिक सिनेरियो में, कि आपका जो रीजन था दिस इज नॉट वैलिड, क्योंकि ऑलरेडी सीसीआई अपने रेस्पॉन्स में बोल चुके हैं कि शेड्यूल 9 वगैरह से तो वो ऑलरेडी निकल गया है। तो ऐसा नहीं है, आपको दिस थिंग इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग कंज्यूमर, ठीक। जब अगर ये कंज्यूमर को इम्पैक्ट कर रही है तो आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत आना पड़ेगा, और आपके पास ऐसा कोई भी इम्यूनिटी नहीं है कि हम आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत ना रखें। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल वे में उसमें सारी चीजें करी, कंज्यूमर का ध्यान रखा, ठीक। और उन्होंने उसको मना कर दिया कि मतलब ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर रखा जाए, ठीक। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं कि हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमको क्या और क्या देखने को, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है क्या नहीं। तो अगर आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वही जो आपके किसी एक्ट के थ्रू आती है, तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ एक्ट 2002 के आती हुई आपको देखने को मिलेगी, ठीक। और इट वाज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इन मार्च 2009, ठीक। यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ एक्ट 2002 को ये इम्प्लीमेंट करती है बेटर वे में, ठीक। इसलिए ये बॉडी लाई गई थी कि इसकी एनफोर्सेबिलिटी काफी अच्छे से आपको देखने को मिले। जो आपको मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 एमआरटीएफ एक्ट चेकिंग को जो मिलता है वो रिपील करा गया, और बाद में मतलब इसको रिपील करने के बाद ही आपका ये वाला एक्ट आया था ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ एक्ट। पहले ये चलता था, बाद में आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ कंपटीशन कमीशन एक्ट देखने को मिल जाता 2002 में, ठीक। इसके अंदर आपके एक चेयरपर्सन होते हैं, 6 मेंबर होते हैं जो कि अपॉइंट करे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी आपको देखने को मिल जाती है जो कि ओपिनियन देती है
ठीक, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को डील करती है, कुछ अन्य केसेस भी, ठीक। तो अगर आप देखेंगे जो इसका चेयरपर्सन होता है और जो अन्य मेंबर होते हैं वो होल टाइम मेंबर्स होते हैं, ठीक। अगर आप देखते हैं तो इसको, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें क्या देखने को मिल जाता है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो अगर मैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वही 2002 के अंदर आपको पास होता हुआ देखने को मिल जाता है ये, ठीक। 2002 में पास होता हुआ देखने को मिल जाता है और अमेंड हुआ था ये 2007 में भी, ठीक। ये मॉडर्न कंपटीशन लॉज को मतलब बेसिकली क्या करता है ये, हाँ, उन सब चीज़ों को फॉलो करता है, जैसे क्या कि ये जो एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, ठीक। अगर कोई भी कंपनी आपको करती हुई देखने को मिल जाती है, यानी कि एक फेयर कंपटीशन ये मार्केट में चाहता है, फेयर कंपटीशन को प्रमोट करता है मार्केट में, ठीक। और प्रोविजंस वगैरह का काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करते हुए आपको देखने को मिलेगा, जो भी प्रोविजन इस एक्ट के अंदर में देखने को मिलेंगे। ट्राइब्यूनल बनाया गया था यही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने रिप्लेस करा कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से 2017 में, ठीक। कंपनी पहले कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल चलता था, बाद में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के नाम से आप गवर्नमेंट ने बनाया 2017 के अंदर में, ठीक। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर मैं आगे इसकी बात करूं तो ये बेसिकली क्या काम करता है, आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है। सबसे पहली बात ये, जितनी भी मतलब अनफेयर प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिल जाती है मार्केट में उन सबको डीलिंग करता है, ओपिनियन देता है कंपटीशंस वाले इशू में। अभी आपको पता गूगल पे भी इसने फाइन लगाया था, तो आप ऑलरेडी देखने होंगे क्योंकि उसकी अनफेयर प्रैक्टिसेस देखने को मिल रही थी। ऑलरेडी उसके जो मोबाइल जो आप देखने को मिलते हैं स्मार्टफोन वगैरह, उसके अंदर ऑलरेडी गूगल के सारे ऐप आते हैं। तो जो अन्य प्लेयर्स हैं ऐप से रिलेटेड वो अपने ऐप मतलब प्रमोट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हर एक चीज से रिलेटेड आपको गूगल का ऐप देखने को मिल जा रहा है। तो अन्य प्लेयर कैसे आएंगे, तो वो तो अपनी मोनोपोली क्रिएट करने पर लगेगा, ठीक। तो उस तरीके का भी आपको देखने को मिला, ठीक। पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करती है, ठीक। कंज्यूमर वेलफेयर का ध्यान रखती है, फेयर एंड हेल्थी कंपटीशन करती है, ठीक। कंपटीशन पॉलिसीज का बेटर वे में इंप्लीमेंट करते हुए आपको ये देखने को मिल जाएगी, ठीक। और अगर आप देखेंगे तो ये मतलब कंपटीशन एक तरीके से न्यूट्रलिटी आपको मेंटेन करते हुए देखने को मिल जाएगी मार्केट में, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए इफ अगर आप मेंस की भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मतलब ये भी नहीं तो आपको ऑलरेडी कुछ और भी पॉइंट्स पता होंगे, बट मेजर पॉइंट तो यही आपको देखने को मिल जाते हैं जो उसका रोल इसका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश होता है और हम इसी तरीके से आपके साथ डेली एक बर्निंग इशू के साथ आते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। और अभी आपको जैसे कि पता है हमने एक फ्री मीन्स मेंटरशिप प्रोग्राम चला रखा है, अभी 19 जून को अभी स्टार्ट हुआ है और अभी इंग्लिश कम्प्रहेंशन और हिंदी कंपलसरी का पेपर होता हुआ देखने को मिला और 26 से पॉलिटी का स्टार्ट होगा। इट इज़ फुल्ली फ्री, ठीक। इसके अंदर आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसमें से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, अपलोड करेंगे, विद इन 24 आवर आपको इवैल्यूएशन मिलेगा। उस पर जूम सेशन होता है मेंटरशिप का, ठीक। तो यू कैन डायरेक्टली गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस और इट इज़ फुल्ली फ्री फॉर 2023 एज वेल एज फॉर 2024 स्टूडेंट, ठीक। ओके ठीक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।